हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। सभी को गुड आफ्टरनून। क्या सारी चीज़ें क्लियर है? एक बार कंफर्म करवाइए। वॉइस वगैरह सब क्लियर है? सभी को गुड आफ्टरनून। सीमा, चंदा कुमारी, अनीता, ममता, आरती, सभी को गुड आफ्टरनून। राधे राधे। जल्दी जल्दी से लाइव जुड़ जाओ सभी लोग। शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आज मैं स्पेशल टॉपिक लेकर के आई हूँ, नायलॉन और रियॉन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? वॉइस क्लियर है? मैम तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, तबीयत वगैरह सब बढ़िया है। कभी कभी लाइट और कैमरे का इफेक्ट कुछ और दिखा देता है, तो आप लोगों को लगता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। चलिए स्टार्ट करते अपनी क्लास को। ये कैमरे का कमाल होता है और लाइट का कमाल होता है। आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोगों के सामने। 1 घंटे की रेगुलर क्लास होगी, मतलब ये जो क्वेश्चन सीरीज है हमारा 1 घंटे का होता है, आप सभी को पता है। रेयॉन रेशे का व्यास निर्भर करता है किस पे? क्या कच्ची सामग्री पर, कोलाइडल घोल पर, स्पिन रेट के छिद्रों पर, या फिर रेशे को खींचने की गति पर? बताइए, जो रेयॉन है, रेयॉन के बारे में अगर हम डिस्कस करें। सभी को आवाज़ स्लो आ रही है क्या? थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा अपने अपने मोबाइल का सभी लोग। देखिए, जो रेयॉन है, रेयॉन क्या है, तो 50% इसमें केमिकल होता है एंड 50% सेलुलोज होता है। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को मिला करके रेयॉन बनाया जाता है। और रेयॉन का जो रेशा होता है, ये किस पे डिपेंड करता है? पहली बात तो रेयॉन है क्या? रेयॉन मैन मेड फाइबर होता है। ठीक है, रेयॉन मैन मेड फाइबर होता है। ठीक है ना, मैन मेड फाइबर होता है। और मैन मेड फाइबर का मतलब क्या होता है कि ये पुनर्निर्मित रेशा है। ठीक है, ये क्या है? ये पुनर्निर्मित रेशा होता है, जिसे हम कहते हैं रीजनरेटेड फाइबर। ठीक है, इसमें भी क्या किया जाता है? घोल तैयार किया जाता है। और घोल किसका होता है? जो 50% केमिकल है एंड 50% जो सेलुलोज होता है, इसी का एक कोलाइडल घोल तैयार किया जाएगा। और हमारे पास होता है स्पिन रेट, इस तरीके से जैसे हमारा शावर होता है ना, तो शावर की तरह होता है। और यहीं से हम घोल को डालते हैं और यहाँ पे क्या लगा होता है? छिद्र बने हुए होते हैं, अलग अलग तरीके का प्लेट लगा होता है। घोल से यहाँ से हमें रेशा मिलता है। तो रेयॉन रेशे का व्यास निर्भर करेगा, देखिए, रॉ मटेरियल पर नहीं निर्भर करेगा, कोलाइडल घोल पर भी नहीं निर्भर करेगा, रेशा खींचे जाने की गति पर नहीं करेगा। किस पे करेगा? स्पिन रेट के छिद्रों पर। ठीक है, जैसा प्लेट आपने लगाया है, मोटा, पतला, बारीक, महीन, वैसा ही आपको क्या मिलेगा? फाइबर यहाँ से मिल जाता है। तो इसी को हम क्या कहेंगे? जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर हो जाएगा क्या? हमारे यहाँ पे भी बारिश हो रही है भाई। अच्छा, अभी मैं चेक करवाती हूँ। ठीक है, वॉइस चेक कर लो एक बार फिर से मैं चेक करवाती हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, रेयॉन को निम्न में वर्गीकृत किया जाता है।
किस में वर्गीकृत किया जाता है? रेयॉन कैसा फाइबर है? पहला दिया गया है प्राकृतिक रीजनरेटेड रेशे हैं, या फिर मानव निर्मित जंतु फाइबर है, ब्लेंडेड मिश्रित रेशे होते हैं, या फिर मिनरल रेशे हैं। रेयॉन को क्लासिफाई किस में किया गया है ये आपको बताना है। ओके, देखिए थोड़ा सा मौसम थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, तो हो सकता है मौसम की वजह से हो। वैसे यहाँ पे तो सारी चीज़ें क्लियर हैं। अच्छा, क्लियर आ रही है, ठीक है फिर। देखिए, रेयॉन को वर्गीकृत किया जाता है जब हम आर्टिफिशियल फाइबर पढ़ते हैं, स्पेशल आर्टिफिशियल पढ़ते हैं, तो मतलब जब आप रासायनिक रेशा पढ़ते हैं तो रासायनिक रेशा आप दो तरीके का पढ़ते हैं। एक तो मैन मेड फाइबर, मानव निर्मित रेशा आप पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं मैन मेड फाइबर, और दूसरा आप क्या पढ़ते हैं? 100% केमिकल फाइबर, ठीक है, रासायनिक रेशा आप पढ़ते हैं। मैन मेड फाइबर जो होता है इसमें रेयॉन आ जाता है, ठीक। क्यों? क्योंकि ये क्या है, 50% केमिकल है, 50% सेलुलोज है। मानव निर्मित का मतलब होता है रीजनरेटेड, ये भी मानव निर्मित ही होता है, ऐसा नहीं है कि इसे मनुष्य नहीं बनाते हैं, ये भी मानव निर्मित होता है। बट डिफरेंस दोनों में यही है कि ये 100% केमिकल होता है, इसीलिए ये अलग काउंट किया जाता है। और इसमें रेयॉन भी होता है, मतलब इसमें क्या होता है, सेलुलोज भी होता है और इसमें केमिकल भी होता है, इसीलिए ये अलग काउंट किया जाता है, ठीक है। तो रेयॉन को वर्गीकृत किया गया है प्राकृतिक रीजनरेटेड में, मानव निर्मित जंतु में, ब्लेंडेड में, मिनरल में। देखिए, जो मिनरल फाइबर होता है ये हमारा नेचुरल फाइबर होता है। ब्लेंडेड रेशे जो होते हैं, जो दो रेशों को, दो फाइबर को मिक्स करके बनाए जाते हैं, दो फाइबर को मिक्स करके बनाया जाएगा। जैसे मान लीजिए कॉटन और कॉटन के साथ सिल्क, ठीक है, इसको हमने मिक्स करके जब एक रेशा बना दिया, एक धागा बना दिया, तो हमारा ब्लेंडेड कहलाएगा। मानव निर्मित जंतु फाइबर, मानव निर्मित जंतु फाइबर में क्या आता है? तो जंतु फाइबर में दो फाइबर आते हैं, प्रोटीन एंड सिल्क आता है। बचा क्या? पहला प्राकृतिक रीजनरेटेड रेशा। क्यों? क्योंकि इसमें सेलुलोज है, मतलब यहाँ पे सेलुलोज भी लिया गया है और केमिकल को भी मिलाया गया है, ठीक है। ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। नायलॉन कपड़े के तंतु इससे बनते हैं। नायलॉन कपड़े के तंतु किससे बनते हैं? आपने टाइप ऑफ स्पिनिंग पढ़ी होगी, सभी ने टाइप ऑफ स्पिनिंग पढ़ी होगी, वहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया है। नायलॉन के जो कपड़े हैं, जो तंतु हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं? क्या नम वेट स्पिनिंग होता है, या फिर झोंका ब्लो स्पिनिंग होता है, ड्राई स्पिनिंग होता है, या फिर मेल्ट स्पिनिंग होता है, ठीक है। बताते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखकर आंसर बताइए, ठीक है। हाँ, अब देखिए होता क्या है, नायलॉन है क्या? टाइप ऑफ स्पिनिंग जब आप पढ़ते हैं तो स्पेशल दो टाइप से स्पिनिंग किया जाता है। एक आपने मैकेनिकल मेथड पढ़ा है, दूसरा आपने केमिकल मेथड पढ़ा है, ठीक है। इसे आप कहते हैं यांत्रिक विधि। थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाती चलती हूँ चीज़ों को ताकि प्रॉब्लम ना हो। और दूसरा आपने पढ़ा है रासायनिक विधि। यांत्रिक विधि में भी आपने दो तरह की चीज़ों को पढ़ा है। एक तो आपने पढ़ा है ट्रेडिशनल पारंपरिक विधि, ठीक है, पारंपरिक विधि, और दूसरा आपने पढ़ा है सामान्य यांत्रिक विधि, ठीक है। याद आ रहा है सभी को? पारंपरिक में दो चीज़ें पढ़ी है, तकली और चरखा पढ़ा है आपने, ठीक है। और इसमें कई सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे आपने रिंग स्पिनिंग पढ़ा है, सेल्फ ट्विस्ट को पढ़ा है, ट्विस्टलेस को पढ़ा है, फ्रिक्शन को पढ़ा है। इस तरीके से आपने सामान्य रासायनिक में पढ़ा होगा, ठीक है। अब देखिए बचा क्या? केमिकल पढ़ा बचा। केमिकल में आपने
कई सारी चीज़ें पढ़ी हैं जिसमें से 4 मेथड सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। एक तो आपसे वेट पूछा जाता है, ड्राई पूछा जाता है, मेल्ट पूछा जाता है। ये 3 जो स्पेशल है ना, इसको तो याद ही कर लीजिए, ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। नायलॉन क्या है? 100% केमिकल फाइबर है, और 100% केमिकल फाइबर में इसमें पहले चिप्स तैयार किया जाता है, ठीक है। पहले पॉलीमराइजेशन किया जाता है, जो हमारे पास रॉ मटेरियल है, जो केमिकल है, उसको हम ऑक्टोक्लेव में डालते हैं, गरम करते हैं, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस करेंगे, उसके बाद हम इसका चिप्स तैयार करते हैं। चिप्स को क्या करते हैं? गलाते हैं, ठीक है, मेल्ट करते हैं, और मेल्ट करने के बाद हमें एक घोल मिलता है, और इसी घोल को हम क्या करते हैं? स्पिन रेट से निकालते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? मेल्ट स्पिनिंग के नाम से जानेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या कहलाता है? मेल्ट स्पिनिंग कहलाता है। हाँ, ड्राई, वेट एंड मेल्ट, ये 3 तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लियर? किसी को कोई डाउट है? नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मानव निर्मित फाइबर है जो गैर सेलुलोजिक है? इनमें से कौन सा मानव निर्मित फाइबर है? देखिए पूछा क्या गया है, मानव निर्मित तो है लेकिन गैर सेलुलोजिक है। इसमें सेलुलोज का अमाउंट बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो जब भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके अगर चीज़ों को, अगर आंसर आप बताते हैं, तो आगे चल करके उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आप सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आप क्वेश्चन का आंसर रट करके बताते हैं, तो फिर आगे अगर थोड़ा बहुत भी अप डाउन किया जाता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया जाता है, और क्वेश्चन जो पूछा गया वो सेम ही होता है, कहने का मतलब सेम ही होता है, तो आप कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर करके बताने की कोशिश करिए। देखिए अब यहाँ पे बात करते हैं हम रेयॉन, एसीटेट, ट्राई एसीटेट। ये सब क्या है? ये रेयॉन का एक प्रकार है। और रेयॉन क्या है? मैन मेड फाइबर। मैन मेड फाइबर मतलब 50% केमिकल, 50% सेलुलोज, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो गैर सेलुलोजिक होंगे नहीं, रेयॉन का कोई भी प्रकार गैर सेलुलोजिक होगा ही नहीं। बचा क्या? नायलॉन। नायलॉन क्या है? 100% केमिकल है, मानव निर्मित तो है ये, ठीक है, मनुष्य ने इसे भी बनाया है, लेकिन इसमें केवल और केवल केमिकल यूज किया है। अब नायलॉन का रॉ मटेरियल क्या है? कितने लोगों को पता है? हेक्सामेथिलीन डायअमीन और एडिपिक एसिड के पॉलीमर को क्या कहेंगे? क्या आप डेक्रॉन कहते हैं, नायलॉन कहते हैं, रेयॉन कहेंगे, या फिर पॉलिएस्टर कहेंगे? भाई कहाँ कहाँ पे बारिश हो रही है बताइएगा, हमारे यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो बीच में नेट डिस्कनेक्ट भी हो सकता है, क्लास भी कट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो जब तक चलेगा तब तक हम पढ़ेंगे। हेक्सामेथिलीन डायमीन एडिपिक एसिड जो होता है, ये किसका पॉलीमर है? तो ये नायलॉन का है, ठीक है। इसमें भी 6 अणु पाए जाते हैं कार्बन के, और इसमें भी पाए जाते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? नायलॉन 66 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्या है? नायलॉन। हेक्सामेथिलीन डायमीन प्लस एडिपिक एसिड। इनमें से कौन पुनर्निर्मित रेशे का उदाहरण है? इनमें से कौन पुनर्निर्मित रेशे का उदाहरण है? क्या लाइनिन है? लाइनिन का मतलब लिनन लिखा गया है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, लिनन, रेयॉन, डिक्रॉन, नायलॉन। इनमें से कौन सा पुनर्निर्मित रेशे का उदाहरण है? ठीक है,
अच्छा, बारिश हो रही है लगभग सब जगह। ठीक है, तो देखिए पुनर्निर्मित का उदाहरण क्या हो जाएगा, रेयॉन। रेयॉन को ही हम क्या कहते हैं, रीजनरेटेड फाइबर कहते हैं। सबसे अधिक मजबूत रेशा है, नायलॉन है, रेयॉन है, फ्लैक्स है, एक्रिलिक है। ठीक है, देखिए यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन बन सकता है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा मैं एक जगह लिखवा देती हूँ, आप लोग आंसर बताइएगा। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन का आंसर बताइए। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि प्राकृतिक जगत का सबसे मजबूत रेशा, प्राकृतिक जगत का सबसे मजबूत रेशा। ठीक है, क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताना है वानस्पतिक जगत का सबसे मजबूत रेशा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताना है प्राकृतिक जगत का सबसे कमजोर रेशा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है वानस्पतिक जगत का सबसे कमजोर रेशा। जगत का सबसे कमजोर रेशा क्या है। ठीक है, आंसर बताइए। सभी को अच्छे से दिख रहा है सब कुछ? ठीक है, अभी मैं और क्वेश्चन पूछूंगी यहाँ से, पहले तो आप इतने का आंसर बता दीजिए जितना दिख रहा होगा आपको। देखिए सबसे अधिक मजबूत रेशा जो होगा यहाँ पे जो दिया गया है वो नायलॉन हो जाएगा। ठीक है, नायलॉन में सभी क्वालिटी पाई जाती है, प्रत्यस्थता, प्रतिस्कंदता, नायलॉन ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है, एब्जॉर्बेशन की क्षमता नहीं होती है इसमें, वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है तो गंदगी को भी एब्जॉर्ब नहीं करता है, प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती है, मैजिक फाइबर हम इसी को कहते हैं, इजी लाइफ फाइबर कहते हैं, धो और पहनो रेशा कहते हैं, वॉश एंड वियर के नाम से जानते हैं, है ना। प्राकृतिक जगत का सबसे मजबूत रेशा जो होता है, प्राकृतिक जगत की बात करी गई है। ठीक है, प्राकृतिक जगत का सबसे मजबूत रेशा क्या है, तो आपको बताना है रेशम है। रेशम मजबूत भी है और लंबा भी है। ठीक है, तो प्राकृतिक जगत का सबसे लंबा रेशा भी अगर पूछा जाए आपसे तो आप किसे बताएंगे, रेशम को बताएंगे। वानस्पतिक जगत का सबसे मजबूत रेशा क्या होता है, लिनन होता है। ठीक है, लिनन, और लिनन जो है सबसे लंबा भी होता है। ठीक है, लिनन वानस्पतिक जगत का सबसे मजबूत रेशा है और सबसे लंबा रेशा है। प्राकृतिक जगत का सबसे कमजोर रेशा क्या हो जाएगा, तो प्राकृतिक जगत का होगा ऊन। ठीक है, और वानस्पतिक जगत का होगा जूट। ठीक, प्राकृतिक और वानस्पतिक में अंतर तो समझ रहे हैं ना सभी लोग। प्राकृतिक और वानस्पतिक में अंतर तो समझ रहे हैं ना सभी लोग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कपड़ा शरीर की आकृति के बहुत करीब रहता है, बताइए। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तबीयत ठीक है अनीता जी, ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको मेरी तबीयत ठीक नहीं है। निम्न में से कौन सा कपड़ा शरीर की आकृति के बहुत करीब होता है, तो वो कपड़ा है रेयॉन। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, रेयॉन हो जाएगा, क्योंकि रेयॉन में जो एब्जॉर्बेशन की क्षमता होती है वो कॉटन से ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, हाँ, नेचुरल और जो हमारा नेचुरल और प्लांट वाला है, मतलब वानस्पतिक और प्राकृतिक में डिफरेंस क्या है, इसको थोड़ा सा अगर हम देखें तो यहाँ पे ले आऊँगी मैं आपको। यहाँ पे सबसे अच्छी जगह है,
देखिए अंतर क्या है। जब भी आप प्राकृतिक रेशे का क्लासिफिकेशन करते हैं ना, प्राकृतिक रेशा जब आप इसका क्लासिफिकेशन करते हैं तो आप इसे 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला होता है वानस्पतिक, दूसरा होता है प्रोटीन या फिर जिसे आप जंतु रेशे के नाम से भी जानते हैं, और तीसरा होता है खनिज, ठीक है। प्राकृतिक रेशे में ना ये तीनों रेशे आ जाते हैं, ठीक है, वानस्पतिक, प्रोटीन और खनिज। जब हम वानस्पतिक की बात करते हैं सिर्फ, तो इसमें 3 चीज़ें आती हैं। क्या? वानस्पतिक एक तो तने से मिलेगा हमें, दूसरा बीज से मिलेगा, तीसरा पत्ती से मिलेगा। तो वानस्पतिक में ये 3 चीज़ें काउंट होंगी, ठीक है। प्राकृतिक में ये सभी और इसमें ये 3। आवाज़ थोड़ी स्लो आ रही होगी आपको, क्योंकि बोलने में थोड़ा मतलब लगातार तेज़ आवाज़ बोलने में थोड़ी सी तकलीफ़ होती है मुझे, ठीक है। इसलिए मैं तोड़ तोड़ के शब्दों को और धीरे धीरे थोड़ा बोल रही हूँ, बस, और कुछ भी नहीं है। और मुझे लगता है शायद आगे कुछ टाइम के बाद थोड़ा और स्लो बोलना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है। पॉलीअमाइड रेशे हैं, क्या हैं? पॉलीअमाइड रेशे हैं। पॉलीअमाइड रेशे हैं क्या? पॉलिएस्टर है, एक्रिलिक है, नायलॉन है या फिर पॉलीएथिलीन रेशे हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो पॉलीअमाइड रेशे जो हैं वो नायलॉन रेशे हैं, ठीक है। पॉलीअमाइड रेशे नायलॉन। रेयॉन निर्माण की प्रमुख विधि बताइए, क्या है? रेयॉन निर्माण की प्रमुख विधि। अब देखिए, जो रेयॉन हम बनाते हैं, रेयॉन 2 प्रकार का होता है स्पेशल। एक तो सिंपल रेयॉन होता है, दूसरा एसीटेट रेयॉन होता है, ठीक है। अब जो सिंपल रेयॉन होता है उसके 3 मेथड होते हैं, जो आप प्रकार बोलते हैं, ज़्यादातर प्रकार बोलते हैं, बट वो प्रकार नहीं है, वो रेयॉन बनाने के मेथड होते हैं, जिसमें कुम्प्रामोनियम आता है, विस्कस आता है और आपका नाइट्रोसेलुलोज विधि आती है, ठीक है। तो नाइट्रोसेलुलोज रेयॉन बनाने की विधि है, विस्कस रेयॉन बनाने की विधि है, कुप्रामोनियम रेयॉन बनाने की विधि है, जबकि एसीटेट रेयॉन जो है ये रेयॉन का प्रकार होता है, ठीक है। तो रेयॉन निर्माण की एक प्रमुख विधि कौन सी है? देखिए, विधियां तो सभी हैं, ठीक है। आपने विस्कस भी पढ़ा, नाइट्रो भी पढ़ा, कुप्रामोनियम भी पढ़ा, लेकिन विस्कस का इस्तेमाल अभी सबसे ज़्यादा किया जाता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर विस्कस को सही माना गया है। रीज़न यही है, बाकी कोई रीज़न नहीं है। विस्कस रेयॉन के विनिर्माण को सही अनुक्रम में बताइए। जो थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं उसको इंग्लिश में नहीं किया गया है, वो सिर्फ हिंदी में है, तो आप अच्छे से देखकर बता सकते हैं। थोड़ा बड़ा कर देती हूँ मैं, ठीक है। विस्कस रेयॉन बनाने की सीक्वेंस आपको देना है। स्टीपिंग प्रक्रिया भिगोने की प्रक्रिया है, मथने की प्रक्रिया है, लकड़ी की लुगदी का अनुकूलन है, काल प्रभावन है। जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं थोड़े से, वो आपको हिंदी में ही सिर्फ देखने को मिलेंगे। कैसे बनाते हैं आप विस्कस रेयॉन? ठीक है, देखिए, सबसे पहले क्या किया जाता है, रेयॉन बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास रॉ मटेरियल होना चाहिए। कोई भी फाइबर जब हम बनाते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले रॉ मटेरियल।
और रेयॉन के लिए स्पेशल हमारे पास रॉ मटेरियल होना चाहिए सेलुलोज। तो यहाँ पे देखिए सेलुलोज लिखा गया है, मतलब लकड़ी की लुगदी हमने ले ली। ठीक है, सबसे पहले तीसरा देखिए, कुछ भी नहीं करना है, आपके एग्ज़ाम में कितना अच्छा क्वेश्चन बना है। सबसे पहले आपने लकड़ी की लुगदी को ले लिया, उसके बाद आपने इसकी स्टीपिंग प्रोसेस कर दी, मतलब कास्टिक सोडा में डाल करके इसे गला दिया आपने। और गलाने के बाद फिर क्या किया, काल प्रभावन मतलब एजिंग प्रोसेस किया है, जिसमें आप कार्बन डाइसल्फाइड के संपर्क में ऑक्सीजन के साथ इसे 3 से 4 दिन तक रखते हैं और उसके बाद मथने की प्रक्रिया करते हैं, मथ करके घोल तैयार कर देते हैं और घोल तैयार करके फिर स्पिनिंग प्रोसेस कर लेते हैं। रेयॉन निर्माण करने का सही क्रम दीजिए। टुकड़े, घोलना, जंथ्रेशन, एजिंग, डुबाना, काटना। हाँ, 50% सेलुलोज एंड 50% केमिकल, बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए इसमें थोड़े इजी क्वेश्चन भी है, थोड़े टफ क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, ओके, चलिए देखिए, रेयॉन निर्माण करने का सही क्रम आपसे पूछा गया है कि रेयॉन आप कैसे बनाएंगे। तो टुकड़े है, घोलना है, जंथ्रेशन है, एजिंग है, डुबाना है, काटना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डुबाने का प्रोसेस करेंगे। ठीक है, डुबाना किस में है, तो कास्टिक सोडा में आपको इसे डुबा देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, आप इनके चिप्स, इनके टुकड़ों को कट करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एजिंग प्रोसेस करवा देना है और एजिंग के पास जंथ्रेशन करवा देना है। उसके बाद घोल तैयार करना है, उसके बाद काटने का प्रोसेस करना है। ठीक है, तो इस तरीके से बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कौन सा सही है, तो आपको बताना है बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। चलिए एक बार कितने लोग देखना चाहते हैं रेयॉन को, पूरा का पूरा रेयॉन का सीक्वेंस, कितने लोग देखना चाहेंगे बताइए। अगर आप सभी लोग रेयॉन का पूरा सीक्वेंस देखना चाहते हैं, यहाँ पे तो कम सीक्वेंस पूछा गया है, इससे भी बहुत बड़े बड़े सीक्वेंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें बहुत कम चीज़ें लगाई गई हैं, 5 से 6 चीज़ें लगाई गई हैं। लगभग 10 से 12 प्रोसेस होता है, 10 से 12 स्टेप होता है इसका, जो कि अलग अलग एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बताइए कितने लोग जानना चाहेंगे। ओके, जिनको पता है आप मेरे साथ कमेंट करते हुए चलिएगा, जिनको नहीं पता है आप एक बार देख लीजिए। आप चाहते हैं तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं इसको। चलिए ओके, लगभग सभी लोग देखना चाहते हैं, बहुत बढ़िया जी। क्योंकि देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, चाहे जिस लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप स्टेट लेवल का दे रहे हैं, आप यूजीसी नेट का दे रहे हैं, आप बिहार का दे रहे हैं, आप राजस्थान का दे रहे हैं, या फिर आप यूपी का दे रहे हैं, कहीं का भी दे रहे हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा सा पॉइंट है ये। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या किया जाता है, सेलुलोज लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, सेलुलोज।
सेलुलोज का मतलब क्या होता है? सेलुलोज लेने के लिए आप 3-4 चीज़ कुछ भी ले सकते हैं। देखिए, आप लकड़ी ले सकते हैं, लकड़ी का गुद्दा जिसे हम कहते हैं, कागज़ ले सकते हैं आप, ठीक है, या फिर कपास ले सकते हैं, रुई जिसे आप कहते हैं, ठीक है, कॉटन लिंटर आता है, कपास का ऐसे लेयर आता है जिसे हम कॉटन लिंटर कहते हैं, या फिर आप कपास भी यूज कर सकते हैं या फिर कपास का लेयर यूज कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेप में ये आएगा। कहीं भी हो रेयॉन की बात की जाए और अगर सेलुलोज लिखा हुआ मिल जाए तो वो वाला स्टेप आपको सबसे पहले अरेंज कर देना है, ठीक है। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं? इमर्जन प्रोसेस करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? कास्टिक सोडे में इन चीज़ों को डुबोया जाता है, ठीक है, कास्टिक सोडा में डुबोना। जिसमें कहीं कहीं आपके एग्ज़ाम में डिपिंग प्रोसेस करके पूछा जाता है कि डिप करना, कहीं कहीं पे इमर्जन करके पूछ लिया जाता है, कहीं कहीं पे डुबोना करके पूछा जाता है, ठीक है। तो अलग अलग एग्ज़ाम में इसी प्रोसेस को अलग अलग नाम से बोला गया या फिर पूछा गया। तीसरा जो प्रोसेस होता है हम प्रेसिंग प्रोसेस कहते हैं। प्रेसिंग में क्या की जाती है? सीट तैयार की जाती है। सीट का मतलब चादर, चादर का मतलब लेयर, ठीक है। जो आपने सेलुलोज लिया था, सेलुलोज को जब आपने कास्टिक सोडा में डुबोया तो आप इसकी एक चादर तैयार कर लेते हैं, ऐसे प्रेस करके आप इसकी एक सीट तैयार कर लेते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जब हम इसकी सीट तैयार कर लेंगे 3rd नंबर पर, उसके बाद क्या करेंगे? वाइट क्रम्ब, ठीक है, इसे क्या किया जाता है? वाइट क्रम्ब में चेंज किया जाता है, इसको सफ़ेद बनाया जाता है। और सफ़ेद कैसे हम बनाते हैं तो आपको बता देना है। वाइट क्रम्ब का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े कर लेना। और किस में रखा जाता है इसे, तो आपको बता देना है कि इसी को, वाइट क्रम्ब को और एजिंग को, ठीक है, दोनों को एक साथ जोड़ करके जब हम पढ़ते हैं तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। वाइट क्रम्ब का मतलब होता है सफ़ेद छोटे टुकड़े कर लेना, ठीक है, सफ़ेद छोटे टुकड़े। इसी का जो सीड था उसका सफ़ेद छोटा टुकड़ा हमने बना लिया। उसके बाद एजिंग प्रोसेस करेंगे, ठीक है। और एजिंग में क्या किया जाता है? इसी वाइट क्रम्ब को, मतलब जो सफ़ेद टुकड़े हैं, सफ़ेद टुकड़ों को क्या किया जाएगा? कार्बन डाइसल्फाइड और ऑक्सीजन के संपर्क में, ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड और ऑक्सीजन के संपर्क में कितने दिन तक रखा जाता है? 3 से 4 दिन तक रखा जाता है। इसे किसे रखा जाता है? सफ़ेद टुकड़ों को, जिसे हम एजिंग प्रोसेस कहेंगे, ठीक है। फिर 6ठे नंबर पे जंथ्रेशन आता है। इसमें क्या किया जाएगा? अब यहाँ पे आपने कार्बन डाइसल्फाइड और ऑक्सीजन के संपर्क में जब सफ़ेद टुकड़ों को 3 से 4 दिन तक रखा तो ये कैसा बन गया? ये पीला टुकड़ा मिल गया। जंथ्रेशन प्रोसेस में हमें पीला टुकड़ा मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम? 7वें नंबर पर विस्कस घोल तैयार करते हैं, ठीक है। येलो क्रम जो पीला टुकड़ा होता है, इसी का विस्कस घोल तैयार कर लिया जाता है, मतलब घोल इसका तैयार किया जाएगा। उसके बाद आप रीपनिंग प्रोसेस करते हैं, ठीक है, रीपनिंग प्रोसेस। रीपनिंग का मतलब आप आकलन करते हैं कि तैयार हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद फिल्टरिंग प्रोसेस करेंगे। फिल्टरिंग का मतलब होता है छानने का काम आपको करना होता है। उसके बाद एसिड बोथ, मतलब एसिड से आप इसे गुजारते हैं क्योंकि ये रेयॉन है, ठीक है। जब कटाई करते हैं तो एसिड से गुजारा जाता है इसे, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाएगा? स्पिनिंग।
स्पिनिंग का मतलब हो जाता है कताई, ठीक है। और अभी और प्रोसेस किया जाएगा, कताई के बाद इसे खींचा भी जाता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ड्राविंग आउट, मतलब इसकी खिंचाई करी जाएगी, ठीक है। और खिंचाई के बाद अभी और इसे किया जाएगा क्या, वॉश, क्योंकि ये नम कटाई में आता है, ठीक है। वॉश मतलब इसकी धुलाई करी जाती है, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या करेंगे, हमें धागा मिल जाता है। क्लियर, इतना प्रोसेस हमें करना पड़ता है। एक रेयॉन लेने के लिए हमें इतने सारे स्टेप से गुजरने होते हैं, जो कि अलग अलग एग्ज़ाम में अलग अलग तरीके से आपसे पूछा जाता है। एक बार फिर से रिपीट करूँगी मैं। सबसे पहले हमने लिया सेलुलोज, सेलुलोज के बाद हमने कराया इमर्जन प्रोसेस, उसके बाद प्रेसिंग प्रोसेस हुआ, वाइट क्रम्ब हुआ, एजिंग प्रोसेस हुआ, येलो क्रम्ब हुआ, जंथ्रेशन हुआ, ठीक है। विस्कस घोल तैयार हो गया, रीपनिंग हो गया, आकलन हमने कर लिया कि प्रॉपर तरीके से घोल तैयार हुआ है या नहीं। उसके बाद फिल्टरिंग प्रोसेस कर लिया, उसे छान लिया, छानने के बाद एसिड बोथ, मतलब इसमें एसिड डाला गया, एसिड मिला दिया गया, या फिर स्पिनिंग के टाइम पे एसिड प्रोवाइड कर दिया जाता है। स्पिनिंग कताई हो गई, उसके बाद ड्राविंग आउट कर दिया गया, वॉशिंग कर दिया गया, हमें क्या मिल गया, जो थ्रेड है हमें वो मिल गया, ठीक है। क्लियर है, एक बार कमेंट कर दीजिए। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आपने लिख लिया होगा अभी तक, और यही आपसे एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। रेयॉन के पोशाक में क्रमिक रूप से सिकुड़न होती रहती है, अतः इन पोशाकों को सुखाने तथा इस्त्री करने में सावधानी बरतनी चाहिए। क्लियर दिख रहा है ये क्वेश्चन? ओके, थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, ये थोड़ा बड़ा करके इधर कर देती हूँ। बिल्कुल, रेयॉन क्या है, रेयॉन फाइबर जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा रेयॉन फाइबर में क्या होता है। बहुत ही अच्छे से सिकुड़न भी पड़ती है, ठीक भी हो जाता है, और सुखाने और इस्त्री करने में सावधानी भी बरतनी चाहिए। कोई भी कपड़ा हो, सुखाने इस्त्री करने में सावधानी बरतनी होती है। रेटिंग की प्रक्रिया किस रेशे के निर्माण में उपयोगी है? एक तो आपने देखा लिनन में रेटिंग किया जाता है, सबसे फेमस चीज़ है कि लिनन में रेटिंग किया जाता है। उसके अलावा कहाँ पे, रेशम में, नायलॉन में, रेयॉन में, कापुक में। एक क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद क्लास एंड कर दूंगी मैं, ठीक है ना। लाइक शेयर कर दीजिएगा, इसका पार्ट 2 लेकर के आऊँगी कल। तो रेटिंग की प्रक्रिया और किस में की जाती है, रेयॉन में। ये रहा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। नाइट्रोसेलुलोज रेयॉन के निर्माणकर्ता कौन है? हाँ, लिनन और रेयॉन में किया जाता है। नाइट्रोसेलुलोज रेयॉन के निर्माणकर्ता कौन है? क्वेश्चन नंबर 15। ओके, बिल्कुल, प्रोफेसर जॉर्ज एडमर्स, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं तक लूँगी। हाँ, लिनन में भी किया जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका पार्ट 2 लेकर के आऊँगी कल। ओके, थैंक यू।
हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। सभी को गुड आफ्टरनून। क्या सारी चीज़ें क्लियर हैं? ओके, हाँ जल्दी जल्दी से लाइव आ जाओ सभी लोग। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आज थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ है क्लास। आप सभी को अगर याद हो तो कल हमने यहाँ तक के क्वेश्चन को कंप्लीट किया था, है ना। आज इसी के आगे हम बढ़ेंगे। आवाज़ वगैरह सब क्लियर है? क्योंकि यहाँ का मौसम थोड़ा ख़राब चल रहा है, तो हो सकता है वॉइस में कुछ प्रॉब्लम हो। ठीक है, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। चलिए स्टार्ट करेंगे। वैसे ख़राब तो नहीं कहना चाहिए, सही कहना चाहिए, है ना। अभी मौसम बहुत अच्छा चल रहा है। गुड आफ्टरनून सभी को। चलिए ये क्वेश्चन हमने देख लिया था, इसके आगे बढ़ेंगे। रेयॉन रेशे के निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। बताइए, रेयॉन रेशे के निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में आप किसका इस्तेमाल करते हैं? क्या ऊन एवं रेशम का, रेशम एवं कपास का इस्तेमाल करेंगे, या फिर जूट एवं लिनन का इस्तेमाल करेंगे, कपास एवं बांस का इस्तेमाल करेंगे? देखिए यहाँ पे पूछा गया है किसके बारे में? रेयॉन के बारे में, ठीक है। और रेयॉन कैसा फाइबर होता है? रेयॉन है मैन मेड फाइबर, मैन मेड फाइबर होता है। और जो मैन मेड फाइबर है इसमें क्या करते हैं हम? 50% तो केमिकल लेते हैं और 50% सेलुलोज लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ऊन रेशम नहीं लेंगे हम, रेशम नहीं लेंगे, लिनन की बात करी गई है, लिनन नहीं लेंगे, कपास या फिर बांस लेते हैं, ठीक है। कॉटन या फिर बैम्बू को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे रॉ मटेरियल के रूप में। निम्न में से कौन सा मानव निर्मित तंतु है? मानव निर्मित तंतु कौन सा है? अच्छा दिख नहीं रहा है क्या? क्या क्लियर नहीं है? चलिए जूम कर देती हूँ मैं थोड़ा सा। मानव निर्मित तंतु कौन सा है? क्या लिनन होता है, या फिर रेयॉन है, सिल्क है, हेम्प है? तो यहाँ पे जो रेयॉन होगा, रेयॉन कैसा होगा? मानव निर्मित होता है, मैनमेड फाइबर होता है। लिनन आप सभी को पता है ये वानस्पतिक फाइबर होता है, जो कि कहाँ से मिलता है? फ्लैक्स से मिलता है, ठीक है। सिल्क जो होता है ये प्रोटीन फाइबर होता है, ये कहाँ से मिलेगा? तो ये हमें बॉम्बिक्स मोरी से मिलता है। हेम्प जो होता है ये भी वानस्पतिक फाइबर है, जो कि तने से मिलता है, स्टेम्प से मिलता है।
हेक्सामेथिलीन डायअमीन एंड एडिपिक अम्ल बहुलक हैं किसके? हेक्सामेथिलीन डायअमीनियम एडिपिक अम्ल बहुलक है नायलॉन 11 के, नायलॉन 6 के, नायलॉन 6 के, नायलॉन 6 एवं 10 के। ओके, अब ठीक है। ओके, अभी आपको बहुत अच्छे से बड़ा दिख रहा होगा बढ़िया से। देखिए, हेक्सामेथिलीन डायअमीन और एडिपिक एसिड ये क्या है? ये है रॉ मटेरियल, ये है रॉ मटेरियल, ठीक है। और ये रॉ मटेरियल किसके हैं? नायलॉन 6 के। देखिए, जो हेक्सामेथिलीन डायअमीन है, दोनों में क्या होता है? कार्बन का 6 अणु पाया जाता है और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? नायलॉन 6 कहा जाता है। रासायनिक रूप से नायलॉन है क्या है? क्या पॉलिएस्टर है, पॉलीअमाइड है, पॉलीएक्रोनाइट्रिल है? इनमें से कोई नहीं। रासायनिक रूप से नायलॉन क्या होता है? आज इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो रासायनिक रूप से जो नायलॉन है ना, ये पॉलीअमाइड होता है, ठीक है। ये क्या होता है? पॉलीअमाइड। निम्न में से किस तंतु में पानी सोखने की क्षमता का अभाव होता है? कौन सा ऐसा फाइबर है जिसमें बिल्कुल भी पानी एब्जॉर्ब करने की क्षमता नहीं होती है? क्या वो सिल्क है, ऊन है, सूती है या फिर नायलॉन है? अब देखिए, सिल्क जो होता है ये पानी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। ऊन भी करता है, ऊन सबसे ज्यादा करेगा यहाँ पे, ठीक है। सूती भी करता है, पानी पसीने को सोखने का काम करता है। लेकिन नायलॉन जो होता है, नायलॉन में पानी सोखने की क्षमता नहीं होती है। इसीलिए नायलॉन फाइबर को जैसे ही हम धुल करके डालते हैं, सुखाते हैं, ये तुरंत क्या होता है? सूख जाता है और इसमें गंदगी भी नहीं बैठती है, ठीक है। जो नायलॉन फैब्रिक होता है इसमें गंदगी भी नहीं बैठता है, ये गंदगी को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करता है। रेयॉन को धोने वाले डिटर्जेंट होने चाहिए, कैसे होने चाहिए? पहला दिया है एसिड होना चाहिए, इसमें अल्कोहल होना चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर दोनों। रेयॉन फैब्रिक को धुलना है तो डिटर्जेंट कैसा लोगे? देखिए, रेयॉन क्या है? रेयॉन मैनमेड फाइबर है, ठीक है। मैनमेड सेलुलोजिक फाइबर है, ये सेलुलोजिक रेशा है। और आप सभी को पता है सेलुलोज पर क्या होता है? अम्ल का प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता है, ठीक है। अम्ल का प्रभाव अच्छा नहीं पड़ेगा, तो एसिड लोगे आप, अल्कोहल लोगे, इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से दोनों। अब जब एसिड हम यूज करेंगे तो हमारा जो रेयॉन फैब्रिक है वो खराब हो सकता है। तो रेयॉन को धोने के लिए सॉफ्ट साबुन ले सकते हैं आप, साफ पानी ले सकते हैं, ये सारी चीज़ आप ले सकते हैं, ठीक है। एसिड आपको नहीं लेना है, और यहाँ पे एसिड अल्कोहल दोनों एक ही है, ठीक है। तो आपको बता देना है कि जो एसिड है या फिर अल्कोहल जो है, इनमें से हम किसी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इनमें से दोनों का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे इसको धुलने के लिए। इनमें से हम किसका इस्तेमाल करेंगे? तो एकदम गर्म पानी भी ले सकते हो आप, सॉफ्ट सा साबुन ले सकते हो जिसमें अम्ल वगैरह बहुत ज़्यादा अमाउंट में ना हो, क्योंकि इसमें सेलुलोज होता है, जो कि सेलुलोज पर अगर आप अम्ल डालते हैं तो वो खराब हो जाता है। कृत्रिम रेशे के अंतर्गत निम्नलिखित कपड़े आते हैं।
खादी के कपड़े हैं, हैंडलूम है, नायलॉन है या फिर सहतूत का छाल है? ओके, देखिए कृत्रिम रेशे के अंतर्गत आएगा। खादी क्या होता है? सेलुलोजिक कपड़ा बनाता है, सूती कपड़ा बनाने का काम करेगा। हैंडलूम से भी लिनन सूती बनाया जाता है। सहतूत का छाल जो होता है ये भी सेलुलोजिक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कृत्रिम जो हो जाएगा वो नायलॉन क्लॉथ होगा। कृत्रिम रेशे के अंतर्गत कौन सा कपड़ा आता है? नायलॉन आएगा। सहतूत का छाल सेलुलोजिक होता है। सहतूत का छाल का मतलब क्या है? सेलुलोज ले रहे हो आप। निम्न में से कौन परिवर्तित सेलुलोजिक रेशे हैं? पहला है एसीटेट या फिर एक्राइलिक, रेयॉन, नायलॉन। पुनर्निर्मित सेलुलोजिक रेशा। पुनर्निर्मित या फिर परिवर्तित सेलुलोजिक रेशा जो होता है, मॉडिफाइड या फिर रीजनरेटेड सेलुलोजिक फाइबर के नाम से एक ही रेशा फेमस है, वो क्या है बताइए? वो है रेयॉन, ठीक है। परिवर्तित सेलुलोजिक रेशा है रेयॉन। वैसे एसीटेट भी रेयॉन का ही एक प्रकार है, बट यहाँ पे आप क्या करेंगे? रेयॉन को करेक्ट मानेंगे, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा? रेयॉन, क्योंकि ये परिवर्तित सेलुलोजिक फाइबर है। नायलॉन तंतु की विशेषता है क्या है? क्या इसमें चमक पाया जाता है? तनाव सामर्थ्यता पाई जाती है? प्रत्यस्थता पाया जाता है? इनमें से सभी। 24 नंबर चल रहा है। 24 नंबर का ये क्वेश्चन है। नायलॉन तंतु की विशेषता है। देखिए जो नायलॉन तंतु है ये क्या है? पहली बात तो ये 100% केमिकल फाइबर होता है, ठीक है। ये क्या है? 100% केमिकल फाइबर होता है और इसमें चमक भी पाया जाता है, शाइन, लस्टर बहुत अच्छा पाया जाता है। तनाव सामर्थ्यता भी पाई जाती है, प्रत्यस्थता भी पाया जाता है। ये सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं। केवल ये क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, पानी को सोखेगा नहीं। रियोन का इतिहास सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? काउंट हिलेरी, डी चार्टोनेट ने, दे स्पीसेज ने, पेडल ने, डेक्रॉन ने। रियोन का इतिहास सबसे पहले किसने तैयार किया? जिसे आप फादर ऑफ रियोन के नाम से भी जानते हैं। ये भी बताइएगा फादर ऑफ रियोन किसे कहा जाता है? ये भी कई बार रिपीटेड टाइम पूछा गया क्वेश्चन है। रियोन का इतिहास सबसे पहले किसने तैयार किया था? काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट ने, ठीक है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ रियोन के नाम से भी जानते हैं, काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट। और फादर ऑफ नायलॉन किसे कहा जाता है? फादर ऑफ नायलॉन किसे कहा जाता है ये भी बताइएगा, ठीक है। फटाफट क्वेश्चन का आंसर करते रहिए, आज इसे पूरा कंप्लीट करेंगे, कल नया क्वेश्चन सीरीज आएगा। एक प्लास्टिक रेशा है, कौन सा प्लास्टिक रेशा है बताइए? क्या रियोन है, नायलॉन है, आरलॉन है या फिर डेक्रॉन है?
क्वेश्चन नंबर 26, एक प्लास्टिक रेशा है, क्या रेयॉन है, नायलॉन है, आरलॉन है या फिर डिक्रॉन है? प्लास्टिक रेशा क्या है? ऑरलॉन है। ठीक है, नायलॉन 66 बनाने का सही क्रम दीजिए। आपको नायलॉन 66 बनाने का स्टेप बढ़िया से दे देना है। पहला दिया गया है चिप्स बनाना, दूसरा दिया गया है पॉलीमराइजेशन, तीसरा है मेल्टिंग, चौथा है ड्राइविंग एंड ट्विस्टिंग, पांचवा है स्पिनिंग और छठा दिया है रिबन बनाना। अब सभी ने नायलॉन का प्रोसेस पढ़ा है, कल भी मैंने आपको बताया था। अगर आपने कल मेरी क्लास ज्वाइन करी होगी तो आप सभी को पता है। ये क्वेश्चन नंबर 27 है। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन आ रहा है, ए बी आ रहा है। थोड़ा सा समय ले लीजिए, ज्यादातर बच्चों का सी आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखना शुरू करेंगे हम। देखिए सबसे पहले नायलॉन 66 की बात करी जा रही है यहाँ पे, और नायलॉन 66 के लिए आपको क्या करना होता है? रॉ मटेरियल लेना होता है। ठीक है, आपको क्या करना है? रॉ मटेरियल इनका ले लेना है, और रॉ मटेरियल लेने के बाद क्या करते हैं? आप इसे गर्म करते हैं। गरम किस में करते हैं? ऑक्टोक्लो एक यंत्र होता है, उसमें डाल करके आप इन्हें गरम करते हैं, और इस गरम करने के प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? पॉलीमराइजेशन प्रोसेस कर लेते हैं, और पॉलीमराइजेशन करेंगे तो जो इनके रॉ मटेरियल हैं वो लीनियर फॉर्म में आ जाते हैं। इस तरीके से क्या हो जाते हैं? ये लीनियर फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, जब ये लीनियर फॉर्म में आ जाएंगे तो उसके बाद फिर हमें क्या करना होगा? इनका हम रिबन बनाते हैं। रिबन कैसे बनाएंगे? इसी को हम क्या करते हैं? जो लीनियर फॉर्म में रॉ मटेरियल आया है ना, इसी को हम आइस के संपर्क में डाल देते हैं। मतलब बहुत ही ठंडा सा एक जो रोलर होता है उसके संपर्क में डालते हैं, तो ये बिल्कुल चिपक जाते हैं, आपस में सट जाते हैं और सट करके जम जाएंगे। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? रिबन बनाना कहेंगे। तो हमने रिबन बना लिया, पहले हमने पॉलीमराइजेशन किया, उसके बाद हमने इनका रिबन बना लिया। अब रिबन जब बन जाएगा तो इनको क्या किया जाता है? छोटे छोटे चिप्स में कट कर लिया जाता है। इस तरीके से ना इनको कट कर लेना है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। लीजिए हमने कट कर लिया। अब कट करने के बाद हम क्या करेंगे? इसी चिप्स को गरम करते हैं, हीट करेंगे और मेल्ट कर लेते हैं, मतलब पिघला लेते हैं। और पिघलाएंगे क्यों? ताकि हमें एक घोल मिल जाए, एक थिक सॉल्यूशन हमें मिल जाए। तो हमने क्या किया? इसे पिघला लिया, इसका घोल बना लिया, और घोल बनाने के बाद हम क्या करेंगे? स्पिनिंग प्रोसेस करेंगे। ठीक है, लीजिए हमने स्पिनिंग प्रोसेस कर लिया। स्पिनिंग प्रोसेस के बाद हम 7 से 8 गुना खींचेंगे और खींच करके ट्विस्ट कर देते हैं। ठीक है, हमें क्या मिल गया? नायलॉन फैब्रिक मिल गया, फाइबर मिल गया। ठीक है, तो बताइए किसी को डाउट है इसमें? जो बच्चे डी आंसर दे रहे थे, बी दे रहे थे, सबका गलत हो गया, ए वालों का सही हो गया। सबसे पहले आपको क्या करना है? पॉलीमराइजेशन, फिर आपको रिबन बनाना है, फिर चिप्स कट कर लेना है, फिर उसे मेल्ट कर लेना है, स्पिनिंग प्रोसेस कर लेना है, लास्ट में डाइंग एंड ट्विस्टिंग कर लेना है। ओके, अब देखिए यही सेम क्वेश्चन जो है ना, जरूरी नहीं होता है कि सेम ऑप्शन हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाए। हो सकता है यही क्वेश्चन आपसे दूसरे एग्जाम में कुछ अदर प्रोसेस दे करके अदर तरीके से पूछा जाए। तो आपको क्या करना है? बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों को अपने माइंड में बिठा लेना है। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन को लेकर के। आगे बढ़ेंगे, 28 नंबर का क्वेश्चन है ये।
मैं नंबर रिपीट कर रही हूँ आपको बार बार। ये 28 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर बताइएगा। चलिए इसे केवल हिंदी दिखा देती हूँ मैं। निम्नलिखित में से कौन सा संघनन बहुलक के उदाहरण है? एक्रिलिक है, मोडा एक्रिलिक है, पॉलिएस्टर है, नायलॉन है। ठीक है, क्या हो जाएगा? संघनन बहुलक जो है ये पॉलिएस्टर होगा और नायलॉन होगा। ठीक है, सी एंड डी मतलब डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और डाई हाइड्रिक अल्कोहल की क्रिया जो कि तंतु बनाता है, ये किसका रॉ मटेरियल है? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और डाई हाइड्रिक अल्कोहल किसका ये रॉ मटेरियल है? 29 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर बताइए। 29। ओके, क्या हो जाएगा? तो ये पॉलिएस्टर का है। बहुत ही अच्छा सा पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कहीं पे। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और डाई हाइड्रिक अल्कोहल। 30 नंबर का क्वेश्चन, उस फाइबर का नाम बताइए जो डाई हाइड्रिक अल्कोहल की डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके बनाया जाता है। इन दोनों को आपस में मिक्स करके बनाया जाता है, वो क्या है? क्या वो पॉलिएस्टर है, नायलॉन है, रेयॉन है, लिनन है? अभी जस्ट आपने देखा है, ये अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो पॉलिएस्टर होगा। अभी हमने जस्ट देखा था डाई हाइड्रिक एल्कोहल और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिलकर के क्या बना रहे हैं? पॉलिएस्टर फाइबर बना रहे हैं। 31, ऑर्लान के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा कच्चा माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? रॉ मटेरियल में क्या यूज किया जाता है जब हम ऑर्लान बनाते हैं तब? क्या एथिलीन ग्लाइकॉल है, एक्रिलोसाइनाइट्रिल है, या फिर बिनाइल क्लोराइड है, टेरापैथिक एसिड है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, का बी हो जाएगा एक्रिलोसाइट्राइल। 32, 32 नंबर का क्वेश्चन, पॉलिएस्टर कपड़े के पॉलीमराइजेशन की डिग्री निम्नलिखित के बीच होती है। जब हम पॉलिएस्टर का कपड़ा तैयार करते हैं तो यहाँ पे जब पॉलीमराइजेशन करते हैं तो कितना हीट हम देते हैं, इस पे ये आपको बताना है कि कितना हीट दिया जाता है। क्या 50 से 70 दिया जाता है, 90 से 115 है, 115 से 140 है, या फिर 140 से 165 है? 32 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, कितना? 115 से लेकर के 140 पॉलीमराइजेशन पे हीट हम देते हैं या फिर डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। 33, एस्बेस्टस के तंतु होते हैं, कैसे होते हैं? कृत्रिम है, जांतव है, वानस्पतिक है, या फिर खनिज है? एस्बेस्टस के तंतु कैसे होते हैं?
देखिए, जब आप रेशो का वर्गीकरण पढ़ते हैं, ठीक है, जब आप रेशो का वर्गीकरण पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर पढ़ते हैं, तो आप वहाँ पे एस्बेस्टस पढ़ते हैं, ठीक है। और ये किस में आता है, अभी पिछली बार का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डाउट इसमें क्रिएट हुआ था। देखिए, प्राकृतिक का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो 3 तरह के फाइबर हम यहाँ पे पढ़ते हैं। पहला क्या होता है, वानस्पतिक जगत का होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, प्रोटीन फाइबर होता है। और तीसरा जो होता है वो खनिज फाइबर होता है, ठीक है। वानस्पतिक को आप क्या करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करके आप इसको पढ़ते हैं। पहला बीज से प्राप्त होने वाला, तने से प्राप्त होने वाला, पत्ती से प्राप्त होने वाला। बीज में आप 2 पढ़ते हैं, कपास पढ़ते हैं, कापुक पढ़ते हैं। तने में आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, लिनन, हेम्प, जूट, अबाका, मनीला, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। इसमें आप शीशल पढ़ते हैं, ठीक है। और एक पढ़ते हैं, जल्दी से नाम मेंशन कर दीजिए, पत्ती में कौन कौन सा आता है, ठीक है। देखते हैं कितने लोगों को याद है। चलिए मेंशन करिए कि पत्ती में कौन सा आएगा। देखिए, प्रोटीन फाइबर 2 आप पढ़ते हैं, एक तो ऊन पढ़ते हैं, दूसरा रेशम पढ़ते हैं, ठीक है। खनिज में आप क्या पढ़ते हैं, सोना पढ़ते हैं, चांदी पढ़ते हैं और एस्बेस्टस पढ़ते हैं, एस्बेस्टस, ठीक है। और यही आपसे पूछा गया है कि एस्बेस्टस तंतु किस में आएगा। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए, अभी पिछली बार भी पूछा गया था, ठीक है, बिल्कुल। एक पिना होता है, ठीक है, जो कि किससे मिलता है, पाइनएप्पल के पत्तियों से मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे पिछली बार का ही क्वेश्चन है, दोनों ऑप्शन दिया गया था। अगर ये क्वेश्चन आप सभी को याद हो तो खनिज भी दिया गया था, प्राकृतिक भी दिया गया था, बट आपने खनिज को सही माना क्योंकि ये सबसे पास का ऑप्शन है। गलत तो प्राकृतिक भी नहीं है क्योंकि प्राकृतिक के अंदर ही आ रहा है, लेकिन आपके एग्जाम में जो आंसर माना गया था वो खनिज को माना गया था। तो कभी अगर ऐसा क्वेश्चन भी क्रिएट होता है तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अबाका कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आप अबाका को इसमें काउंट करेंगे या नहीं, ठीक है। देखिए, अबाका जो है, क्योर जो है, ठीक है, ये सारी चीजें कंडीशन पर डिपेंड करती हैं। जब आपके सामने कोई कंडीशन खड़ा किया जाता है तब आप अबाका क्योर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अभी तो कोई कंडीशन नहीं है। तंतु जिसकी पानी सोखने की क्षमता कम होती है, नायलॉन, कपास, रेशम, ऊन। तंतु जिसकी पानी सोखने की क्षमता कम होगी, क्वेश्चन नंबर 34। तंतु जिसकी पानी सोखने की क्षमता कम होती है वो नायलॉन होता है। और नायलॉन 100% केमिकल फाइबर होता है, तो इस वजह से हमारे स्किन के लिए ये अच्छा भी नहीं होता है, सबको सूट नहीं करता है नायलॉन फाइबर। खिलाड़ियों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों के लिए काम में आने वाला तंतु कौन सा है? स्पैंडेक्स है, कांच युक्त है, धातु युक्त है या फिर कार्बन युक्त है? 35 नंबर का ये क्वेश्चन है। जो हमारे खिलाड़ी लोग पहनते हैं कपड़े, ठीक है, वो थोड़ा सा कैसा होता है, खींचने वाला होता है, बॉडी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। तो इनके जो कपड़े होते हैं वो कैसे होते हैं, स्पैंडेक्स के बने होते हैं, ठीक है, स्पैंडेक्स। 36 है, इनमें से कौन सा मानोकृत सेलुलोजिक तंतु है? पहला दिया है नायलॉन, दूसरा है पॉलिएस्टर, तीसरा है एक्रिलिक, चौथा है एसीटेट। मानोकृत सेलुलोजिक फाइबर कौन सा है? मानोकृत सेलुलोजिक रेशा जो होगा, देखिए नायलॉन 100% केमिकल होगा,
पॉलिएस्टर, एक्रिलिक सब केमिकल में आ जाएगा। लेकिन एसीटेट रेयॉन जो होता है ये क्या है, मोनोक्रिस्टल सेलुलोजिक फाइबर होता है, क्योंकि एसीटेट रेयॉन रेयॉन का एक प्रकार होता है। और रेयॉन बनाने के 3 मेथड होते हैं, जिसमें कुप्रामोनियम आता है, विस्कस आता है और आपका नाइट्रोसेलुलोज आता है। ठीक है, ये 3 मेथड से रेयॉन बनाया जाता है। और रेयॉन बनाने की 2 विधियां होती हैं, 2 प्रकार होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से तंतु लचकदार है? नियोप्रीन है, स्पेंडेक्स है, शीशल है, लायोसिल है। थर्टी 37। लचकदार तंतु कौन सा है? किसमें हाँ, एसीटेट रेयॉन, बिल्कुल। किसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए नियोप्रीन और स्पेंडेक्स। ठीक है, नियोप्रीन और स्पेंडेक्स। आधारी वस्त्रों के लिए निम्नलिखित तंतुओं में से कौन सा तंतु प्रयोग किया जाता है? पहला है स्पेंडेक्स, केवलर, कार्बन, ग्लास। आधारी वस्त्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तंतु उपयोग किया जाता है? आधारी वस्त्रों के लिए क्या यूज किया जाएगा? स्पेंडेक्स यूज किया जाएगा, जो कि काफी ज्यादा खींचने वाला होता है, मतलब इसमें स्ट्रेचेबल स्टिच होने की क्वालिटी पाई जाती है, खींचने की क्वालिटी पाई जाती है। 39 है, पॉलिएस्टर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रंजक क्या है? अब इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, हर दिन एक क्वेश्चन आपके लिए होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना है। चलिए, पॉलिएस्टर रेशे की पहचान करने के लिए नायलॉन तथा एक्रिलिक की उपस्थिति में उसे गर्म फिनॉल तथा सांद्र नाइट्रिक एसिड में घोल कर निकालना आवश्यक है। रीजन है, पॉलिएस्टर गर्म फिनॉल तथा सांद्र नाइट्रिक एसिड में अविलेय होता है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर दे दीजिए। हाँ, लचीलापन होता है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 40। लाइक शेयर करते रहिएगा। फोर्टी का क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे दोनों सही है, ए और आर दोनों करेक्ट है। फोर्टी 41 है, पॉलिएस्टर रेशे घुलनशील हैं किसमें? क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, डाइमिथाइल फॉर्मेल्डिहाइड में, सल्फ्यूरिक एसिड में, मेटाक्रिस्टॉल में? पॉलिएस्टर के रेशे किसमें घुलते हैं? 41। बिल्कुल, मेटाक्रिस्टॉल में जो पॉलिएस्टर के फाइबर हैं ये पूरी तरीके से घुल जाते हैं। 42, रेशा जो अग्नि से प्रभावित नहीं होता है, अम्ल का असर नहीं होता है, ठीक है, वह क्या है? अग्नि से प्रभावित भी नहीं होगा और इस पे गर्म होने का या फिर अम्ल का प्रभाव भी नहीं पड़ता है, वह है सीसा है, सोना है, एस्बेस्टस है या फिर डेक्रॉन है?
रेशा जो अग्नि से प्रभावित नहीं होता है वो क्या है? एस्बेस्टस फाइबर है। एस्बेस्टस फाइबर कैसा फाइबर होता है? मिनरल फाइबर होता है, जो कि हमें चट्टानों से मिलता है। मतलब मिनरल फाइबर खनिज फाइबर है जिस पे अम्ल का प्रभाव नहीं पड़ता है और अग्नि का भी प्रभाव इस पे नहीं पड़ता है। पॉलिएस्टर बना होता है, किसका बना होता है? देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड टाइम आपसे पूछा गया है। एक्रिलोनाइट्रिल या विनाइल साइनाइड पॉलीमर से, या फिर डाइहाइड्रिक अल्कोहल और डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, हेक्सामेथिलीन डायमीन व एडिपिक अम्ल, डाइमिथाइल पार्मेलिहाइड पॉलीमर। 43 पॉलिएस्टर किसका बना होता है? हमने रिपीटेड टाइम इस क्वेश्चन को देखा है अभी। 43 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल और डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। विस्कस रेयॉन बनाने वाले घोल का चिपचिपापन उसे इसमें घुला कर परखा जा सकता है। 40% एसिटिक एसिड में, या फिर तनु सल्फ्यूरिक एसिड, तरल कार्बन डाइसल्फाइड, 80% एसिटिक एसिड। 44 ठीक है। फोर्टी फोर का ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 40% एसिटिक एसिड में। ठीक है, 40% एसिटिक एसिड में। पॉलिएस्टर तंतु इसमें घुलनशील है। 45 5 क्वेश्चन का सीरीज और है, 5 क्वेश्चन हम देख लेंगे। ठीक है, हेक्सामेथिलीन डायअमीन प्लस एडिपिक एसिड जो होता है ये नायलॉन का है। ठीक है, हेक्सामेथिलीन डायअमीन प्लस एडिपिक एसिड, पूरा नाम याद रखिएगा नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। पॉलिएस्टर तंतु इनमें से घुलनशील होगा, किसमें घुलता है? हाइड्रोक्लोरिक क्लोरिक एसिड में, डाइमिथाइल फार्मेलिहाइड में, सल्फ्यूरिक एसिड में, या फिर मेटाक्रिस्टोल में। 45 अभी हमने इसको देखा था जस्ट क्वेश्चन, तो आपको बताना है मेटाक्रिस्टोल में। प्राकृतिक रेशा है, एस्बेस्टस है, नायलॉन है, ऑरलान है, इनमें से कोई नहीं। प्राकृतिक रेशा कौन सा है? ठीक है, देखिए एस्बेस्टस जो नायलॉन है, ऑरलान है, ये प्राकृतिक रेशा नहीं है। जबकि अभी हमने जब क्लासिफिकेशन देखा था तो उसमें खनिज फाइबर में आपने एस्बेस्टस देखा। एस्बेस्टस जो है ये प्राकृतिक रेशा होता है। ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, कुछ बच्चे डी बता रहे हैं तो डी नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? बताइए कौन सा पॉइंट इसमें जो है वो सही लिखा गया है। आयलॉन, नायलॉन, डेक्रॉन रासायनिक रेशे हैं, एस्बेस्टस सोना खनिज रेशे हैं। ठीक है, ये पता नहीं क्या लिखा गया है, वाइन है। शीशल, रेशम, ऊन, जांतो रेशे हैं। लिनन, रेयॉन, रेमी वानस्पतिक रेशे हैं। फोर्टी सेवन ठीक है, क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। एस्बेस्टस सोना और खनिज ये कैसे रेशे हैं? तो आपको बताना है खनिज रेशे हैं।
लास्ट का क्वेश्चन चल रहा है 48 है। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक तंतुओं का प्रकार नहीं है? पहला है पादप तंतु, खनिज तंतु, प्राणिज तंतु या फिर वानस्पतिक तंतु। अब देखिए इसमें भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है अगर देखा जाए इस क्वेश्चन को। तो आप क्या पढ़ते हैं? आप वेजिटेबल फाइबर पढ़ते हैं। कभी भी आपने जब क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको प्लांट फाइबर देखने को नहीं मिला होगा। हमेशा क्या देखने को मिलता है? वेजिटेबल फाइबर इंग्लिश में लिखा हुआ होता है। तो प्राकृतिक को जब हम डिवाइड करते हैं हमें मिलता है वेजिटेबल फाइबर, हमें मिलता है एनिमल फाइबर, हमें मिलता है मिनरल फाइबर, हमें प्लांट फाइबर नहीं मिलता है। ठीक है, तो प्लांट को इसमें शामिल नहीं किया गया है, मतलब प्राकृतिक तंतुओं में प्लांट को शामिल नहीं किया गया है। ये बहुत 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 माइनर सा अंतर है। ठीक है, और देखा जाए अगर तो चीज़ें एकदम सेम होती हैं। ठीक है, वेजिटेबल और पादप में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना हुआ है। तो प्लांट नहीं पढ़ते हैं आप, वेजिटेबल आप पढ़ते हैं। ठीक है, वेजिटेबल फाइबर पढ़ते हैं। एक बार बुक उठा करके क्लासिफिकेशन जरूर देखिएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन को लेकर के डाउट होगा तो वहाँ पे आप देखेंगे क्लासिफिकेशन में आपको वेजिटेबल फाइबर मिलेगा। विनाइल क्लोराइड से बनता है क्या? 49। ओके, विनाइल क्लोराइड से क्या बनेगा? ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है विनाइल क्लोराइड से क्या बनता है? टेरिलीन। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, कीड़े तथा फफूंदी से निम्नलिखित में से कौन सबसे कम प्रभावित होता है? वानस्पतिक तंतु, पुनर्निर्मित सेलुलोज तंतु, जांतो तंतु, संश्लेषित तंतु, जिसे आप सिंथेटिक फाइबर के नाम से जानेंगे। ये रहा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। सभी लोग पब्लिक टेलीग्राम से जुड़ जाओ, क्योंकि वहां पे इंफॉर्मेशन दिया जाता है क्लास होगी या नहीं होगी। ठीक है, कई बार क्लास नहीं भी हो पाती है क्योंकि हमारे यहाँ का मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है आजकल, तो ये भी एक रीज़न है। देखिए जहाँ पे सेलुलोज होंगे वहाँ पे कीड़े फफूंदी जाएंगे। संश्लेषित तंतु मतलब सिंथेटिक फाइबर जो 100% केमिकल फाइबर होंगे, ठीक है, उसमें नहीं लगेगा। चलिए, ये रहा आज का हमारा क्वेश्चन सीरीज। मिलेंगे कल की क्लास में। नया बैच स्टार्ट हो चुका है। जितने भी बच्चे क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं आप फटाफट कॉल मैसेज कर करके ज्वाइन कर लीजिए। सारा एजुकेशन एप्लीकेशन आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, वहीं पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ओके, तो देखिए बिहार 4.0 के लिए सबसे बेहतरीन टाइम है अभी आप लोगों के पास, बिहार 4.0 के लिए, क्योंकि बिल्कुल नया फेस बैच स्टार्ट हुआ है। इसके साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इससे बढ़िया और कुछ भी नहीं हो सकता है आपके लिए। यूपी टीजीटी पीजीटी की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप जुड़िए। एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट, DSSB क्रैश कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं तो भी आप जुड़ सकते हैं। स्पेशल केवल प्रैक्टिस सेट से जुड़ना चाहते हैं, मॉक टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं तो भी आपको मिल जाएगा। आपको जाना है सारा एजुकेशन एप्लीकेशन में। ठीक है, हाँ, सारा एजुकेशन एप्लीकेशन पे आपको जाना है। ओके जी, थैंक यू।